मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सबसे उस एक बहुत ही खौफनाक अनुभव के बारे में बातें करने जा रहा हूं, जिसका या तो आप अभी अनुभव कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप आगे जाकर इसका अनुभव करें। और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप उस खौफनाक अनुभव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि उससे आप इतने डर जाएंगे, उसकी जकड़ में, उसकी पकड़ में, उसके गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से आ जाएंगे कि आप जो अपनी अभी यात्रा कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और वहां लौट कर चले जाएंगे जहां से आपने यात्रा की शुरुआत की थी। जबकि सच यह है कि आपका यह जो खौफनाक अनुभव है, यह वह पड़ाव है जहां से एक नई यात्रा की शुरुआत होनी है। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि आप इस अनुभव के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप यहां समर्पण कर देते हैं। मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए क्योंकि यह एक चुनौती है और अगर आप इस चुनौती को शुरू से जानकर और अपने को बर्दाश्त करने लायक नहीं बनाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा हो रही होगी कि मैं किस खौफनाक अनुभव की बात कर रहा हूं। आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए कितना वक्त हो गया है। शुरू में जब हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत उत्साह में रहते हैं, हमारे अंदर खूब ऊर्जा होती है, नया नयापन होता है। लोगों से हम इसके बारे में बताते हैं, लोग भी हमें बहुत ही प्रशंसात्मक निगाहों से देखते हैं और सच पूछे तो अच्छे अच्छे वाक्य कह के हमें उत्साहित भी करते हैं। हम चलना शुरू कर देते हैं। सच बात तो यह है कि शुरू में हम चलना शुरू नहीं करते बल्कि एक प्रकार से दौड़ ही लगाने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा भरी हुई है, हमारे मस्तिष्क में एक उत्साह, उमंग भरा हुआ है और वह हमें बेचैन करता रहता है। और उस बेचैनी से मुक्ति पाने का एक ही उपाय हमें दिखाई देता है कि खूब डटकर मेहनत करें। और यह अच्छी बात है, हम करते हैं, चलते हैं, लेकिन धीरे 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 होता क्या है, दो तीन चीजें आगे जाकर के होती हैं। पहली बात यह है कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो थकते भी हैं और जब थकते हैं तो फिर बैठने का मन भी करता है। बैठना चाहिए, उसे इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि मैं बैठकर अपना समय खराब कर रहा हूं। नहीं, बैठना चाहिए, लेकिन हमेशा बैठे रहने के लिए नहीं, बल्कि बैठकर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और फिर नई ऊर्जा से भरकर नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए। लेकिन इस बैठने के दौर में यदि हमारे मन में निराशा का भाव है, अपने उद्देश्य के प्रति आशंका का भाव है, तो ये निराशा और आशंका फिर हमें अपने पैरों पर खड़े होकर चलने से हर संभव रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये खड़ा होने न पाए। सच पूछिए तो यह भी एक प्रकार की आपकी परीक्षा है, आपकी आंतरिक परीक्षा है, आपकी मानसिक परीक्षा है, जो अनचाहे में ही यूपीएससी आपसे ले रही है। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्कशीट में इसका कोई उल्लेख नहीं होगा, आपके जीवन में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं होगा। सिर्फ एक जगह अप्रत्यक्ष रूप से यह अपनी पहचान बना सकेगा और वह यह कि यदि आप सिविल सर्वेंट बन गए तो आपने इस तरह के दर्द को बर्दाश्त किया होगा और आपकी आंतरिक शक्ति सचमुच इतनी बड़ी है, इतनी अधिक है, इतनी मजबूत है कि आपने उस दर्द पर विजय प्राप्त कर ली। तभी आप सिविल सर्वेंट बन पाए हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। और ऐसा देखिए, केवल इसी के लिए नहीं होता है, हर एक उसके लिए होता है जो काम बड़ा होता है। तो निराशा आपके मन में आएगी, आप थकेंगे, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करके फिर से आगे बढ़ने के लिए कुछ समय के बाद आपको हो सकता है कि कुछ निर्णय लेने पड़े। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप अगर छोटे स्थान पर रह रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको फिर ऐसा महसूस हो कि नहीं, मुझे थोड़ी बड़ी जगह पर जाकर के तैयारी करनी चाहिए, या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, या मुझे कुछ दोस्तों के साथ रहना चाहिए, या घर पर मेरी पढ़ाई चूँकि अच्छे से नहीं हो रही है तो मुझे कहीं दूसरे शहर में चले जाना चाहिए। अगर हम शहरों के नाम लें, बड़े शहरों के नाम लें, तो देखिए अलग अलग कुछ इस तरह के केंद्र बन गए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इलाहाबाद, लखनऊ बड़े केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
पटना बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। दिल्ली तो खैर पूरे देश का केंद्र है ही है। राजस्थान में जयपुर एक बड़े केंद्र के रूप में, छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर इमर्ज हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल बड़े शहरों में हैं जहां स्टूडेंट जाते हैं और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने में जुट जाते हैं। ये जो बाहर से आए हुए स्टूडेंट हैं, ये अलग अलग तरह के द्वंद्वों से गुजर रहे होते हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। उनके अभिभावक किसी तरह से मैनेज करके इन्हें शहरों में भेजते हैं। दिमाग पर उसका भी दबाव होता है। फिर वो अपना स्थान छोड़कर आए हुए होते हैं, तो यहाँ वो अलग तरह के अकेलेपन का एहसास करते हैं। यहाँ के जीवन की जो जद्दोजहद हैं वे उनको तंग करते हैं। उनको फिर अपना वह स्थान याद आने लगता है जिसे वो छोड़कर यहाँ आए थे। उन्हें लगता है कि वहाँ कितना अच्छा था, सुकून से थे, पढ़ाई तो वहाँ भी हो रही थी, यहाँ हम कुछ ज़्यादा क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु आपके दिमाग में उभरता है बहुत तेजी के साथ। शुरू में ये बिंदु काले रंग का छोटा सा होता है, लेकिन बाद में धीरे 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 ये बिंदु बड़ा होते 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 एक विशाल चक्र का रूप ले लेता है। और यह जो बिंदु होता है यह अकेलेपन का बिंदु होता है। अकेलापन, आपको यह अकेलापन बुरी तरह से सताने लगता है, खलने लगता है। अब आप इससे मुक्ति पाने के उपाय सोचने लगते हैं कि आप कैसे इससे मुक्ति पाएं, क्योंकि इस अकेलेपन को बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? उपाय के रूप में आप क्या करते हैं? कोई अपना साथी ढूंढते हैं, आपको साथी मिल जाता है, लेकिन ये जो साथी मिलता है ये किस तरह का साथी है, इस पर यह बात निर्भर करती है कि आप अपनी इस यात्रा के दौर में अपनी मंजिल को पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका यह जो साथी है, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपने जो अपने एक मित्र का चयन किया है या कुछ मित्रों का चयन किया है, ये किस तरीके के हैं। ऐसा सुनने में आया है, देखने में भी आया है कि मित्रों का एक ग्रुप है, 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप है, और पता लगा कि वो सब के सब सेलेक्ट हो गए, तो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे भी मित्रों का ग्रुप है जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उनके दोस्त सबके सब खराब थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे भी ग्रुप हैं जिनमें से 1-2 सेलेक्ट हो गए और बाकी सब रह गए। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि जो लव अफेयर्स के मामले होते हैं, वहाँ आप एक अपने लिए ऐसा साथी चुन लेते हैं, वहाँ से आपको भावनात्मक सहारा मिलता है। नो डाउट कि भावनात्मक सहारा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बशर्ते कि आप उसे जटिल न बनाएं। यदि आप उस भावनात्मक सहारे को एक जटिल संबंध का रूप दे देंगे तो मान लीजिए कि आप अपने लिए फिर एक जाल तैयार कर रहे हैं, एक उलझाव वाला रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो आपका अकेलापन तो दूर हो जाएगा, आपको भावनात्मक संबल भी मिल जाएगा, लेकिन जो यात्रा की आपकी स्पीड होनी चाहिए, हो सकता है कि वह बाधित हो जाए। ये एक प्रकार का उपाय है। दूसरे प्रकार के उपाय के रूप में आप लौटने का फैसला कर लेते हैं, और उसके लिए बाकायदे आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ठोस तर्क भी आने लगते हैं कि पढ़ना ही तो है, वहाँ जा कर के पढ़ लेंगे, वहाँ तो और भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरा समय हम पढ़ाई को दे सकते हैं। यहाँ तो खाने का इंतज़ार करना पड़ता है या खाने के लिए होटल जाना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बर्तन भी खुद ही मांजने पड़ते हैं, कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं। वहाँ तो सब घर वाले कर देते थे, तो पूरा समय पढ़ाई में ही लगाते रहते थे, तो चलो वहीं पढ़ लेंगे, उसमें क्या हर्ज है। तो इस तरह के ढेर सारे तर्क आपके दिमाग में आएंगे। अगर आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे तो आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, सही ही सोच रहे हैं। लेकिन फिर मेरा एक प्रश्न है आपसे, और आपको अपने से ये प्रश्न करना चाहिए कि आप पहले वहीं थे ना, वहीं थे, उसका अनुभव आपके पास है, तो उसके अनुभव को लेकर के आप यहाँ आए हैं, और उस अनुभव के दौरान आपको लगा कि नहीं, यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? उसके बहुत से अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ आपको पढ़ने के लिए अलग से स्थान नहीं मिल रहा है, गेस्ट बहुत आते जाते रहते हैं, आपको शांत वातावरण नहीं मिल पा रहा है, दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं जिनसे आप डिस्कशन कर सकें, मोटिवेशन की आपको कमी लग रही है, या पढ़ने के लिए जो सामग्री चाहिए, अखबार वगैरह, वो नियमित रूप से नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको जो डेटा के लिए जो इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही। इस तरह के बहुत सारे तथ्य होंगे। उन्हीं वजहों से तो आपने ये फैसला किया कि नहीं, मुझे अब ये स्थान बदल करके वहाँ जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, और अब आप फिर से रिवर्स गियर लगा रहे हैं,
वापस जाने के लिए लगा रहे हैं। मैं वापस लौटने का विरोधी नहीं हूँ, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो ये कि वो जो आपके पहले का अनुभव है उसके साथ आप अभी की बातों को कंपेयर करें, क्योंकि ये दोनों अनुभव अब आपके पास हो चुके हैं। पहला अनुभव जब आप वहाँ थे और वहाँ से यहाँ आ गए, और अब वह अनुभव जो आपको यहाँ आकर मिला है। इन दोनों को कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद एक बहुत ही ठोस और बहुत ही व्यावहारिक निर्णय लें। प्लीज़ इस बात के आधार पर निर्णय मत लें कि सुविधाजनक क्या है, दोनों में से कौन सा आपके लिए अधिक सुविधाजनक है। निर्णय इस आधार पर लें कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए, या कह लीजिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, इन दोनों में से कौन सी जगह आपके लिए उपजाऊ है, कौन सी जगह उपयोगी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस रूप में तो यही जगह उपयोगी है, तो प्लीज़ आप अपने अंदर ये ताकत पैदा कीजिए कि इस अकेलेपन से जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, महसूस हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त कर सकूं। दोस्तों, इसे मैं नाम देना चाहूँगा एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये गीत है, एकला चलो रे। सोच करके रविन्द्रनाथ टैगोर ये बात कह रहे हैं, एकला चलो रे। तुम आवाज देते हो, लोग तुम्हारी आवाज को सुनते नहीं हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एकला चलो रे। तुम जंगल से गुजर रहे हो, बियावान जंगल से गुजर रहे हो, किसी का हाथ पकड़ करके गुजर रहे थे, अचानक वो हाथ छूट गया और वो कहीं चला गया, कोई बात नहीं, तुम एक अकेले चलो। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तुम्हारे अपने साथ के लोग जा चुके हैं, कोई बात नहीं, एकला चलो रे, लेकिन चलो रे, एकला चलो रे। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत ही प्रसिद्ध भी है और बहुत ही प्रभावशाली भी है। जब भी आपका मन उदास हो तो आपके पास गूगल है, आप इस गीत को पढ़िए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए इस गीत को। उसका भाव क्या है? भाव उसका मूल रूप में यही है कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही चलते रहना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा दूसरे रूप में यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि जो बड़े काम होते हैं दोस्तों, उन्हें मैं साधना कहता हूँ। साधना, उनके लिए साधना करनी पड़ती है, बोलचाल की भाषा में तपस्या करनी पड़ती है, सामान्य भाषा में बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो साधना है और ये जो तपस्या है, याद रखिए, ये अकेले ही होता है, भीड़ में नहीं होते। भीड़ में तो उत्सव मनाए जा सकते हैं, भीड़ में तो आप जो तपस्या की है आपने, जब वो पूरी हो जाती है तो पूर्णाहुति के रूप में आप यज्ञ कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते। साधना होती ही अकेले में है, जिसे हम एकांत कहते हैं। क्या खूबसूरत शब्द है, एकांत। एक ऐसी स्थिति जो एक से शुरू होती है और जिसका अंत भी एक से ही होता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति है जो आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही जाकर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। एकांत शुरू में बहुत भयावह लगता है, और भयावह इसलिए भी लगता है क्योंकि हम सब की आदत हो गई है भीड़ में रहने की, है ना। हमें डाइवर्शंस मिलते हैं, भीड़ में आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, लगता है कि कोई हमारे साथ है, हमारा मन बहल रहा होता है। लेकिन अभी आपकी चिंता क्या होनी चाहिए? मन को बहलाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, दिमाग को दुरुस्त करने की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी साधना कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तथ्य को भी अपने दिमाग में लाएं। जब भी आप इस तरह के निर्णय लें, अपने दिमाग में लाएं, और खासकर इस तथ्य को तो अपने दिमाग में रखें ही कि मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, और चूंकि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं तो मेरे लिए एकांत बहुत जरूरी है। और एकांत का मतलब है अकेलापन। तो अकेलापन के दर्द को बर्दाश्त करना, उस खौफनाक अनुभव के साथ जीना मेरी वर्तमान की नियति है। एक बार मेरी ये तपस्या पूरी हो जाए तो पूर्णाहुति के बाद जो जीवन का उत्सव मनेगा वो हमेशा उत्सव ही उत्सव होगा। लेकिन उस उत्सव को पाने के लिए, जो आपके भविष्य का उत्सव होगा, अभी तो आपको साधना करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये साधना एकांत में ही होती है, अकेलेपन में ही होती है। इसलिए इस शब्द को बार बार अपने मन में दोहराएं, गुनगुनाएं, एकला चलो रे तुमी, एकला चलो रे।
इससे घबराएं नहीं, इसे अपना दोस्त बना लें, इसके साथ यात्रा करना सीखें, इसे जीना सीखें। उपलब्धियों के करीब आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब बस इतना ही। मेरी बात पर आप विचार करें और मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपको एक नई ऊर्जा से भरेगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।